Assalamu alaikum dear student, this is Shah Farman. This is third lecture of Enter Hyderabad Board, subject biology, chapter number first, homeostasis. फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था होम्योस्टेसिस के बारे में और उसके उसके मैकेनिज़्म को, और सेकंड लेक्चर जो था उसमें हमने पढ़ा था फीडबैक मैकेनिज़्म। अब जो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मैकेनिज़म्स के बारे में, उसका पहले था हम पढ़ा था थर्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। तो ऑस्मोरेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैकेनिज़्म ऑफ द होम्योस्टेसिस, जो हम उसको फर्दर मोर पढ़ते हैं। जो थर्ड लेक्चर है हमारा बायोलॉजी का, उसमें अंदर ऑस्मोरेगुलेशन का जिक्र है। तो ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब अगर हम बात करेंगे ऑस्मोरेगुलेशन की, जैसे मैंने पढ़ाया था कि जहाँ पर भी ऑस्मो का लिखा होगा मतलब इसका ये है वाटर एंड सॉल्यूट्स। अब जो ऑस्मोरेगुलेशन है वाटर एंड सॉल्यूट्स को मेंटेन करते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या हैं? दोज एनिमल विच लिव इन लैंड, जो ऐसे जानदार जो ज़मीन पर रहते हैं, हम उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दो किस्म के होते हैं, एक को हम बोलते हैं आर्थ्रोपोड्स, दूसरे होते हैं वर्टिब्रेट्स। अब आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स, और सिंपल आप बोल रहे हैं इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स, वो एनिमल्स होते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। अब जो भी लैंड एनिमल्स हैं वो एक्सक्रिएट करते हैं वाटर थ्रू द बॉडी सरफेस। जो भी उसकी बॉडी सरफेस होती है, उस बॉडी सरफेस से वाटर एक्सक्रिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। उसके बाद अगर हम बात करेंगे किस तरह से एनिमल्स जो है वो लैंड एनिमल्स वो रेगुलेट करते हैं वाटर इन सॉल्यूट्स को, वो 4 कैरेक्टर्स होते हैं जो कि डिफरेंट एनिमल्स हैं, 4 different types of characters which regulate water and solute in their body in balanced form. Number 1 है waterproof external body covering. Number 2 है storage and excretion of solid waste. And number 3 है use of metabolic water. And last one है 4th number storage of dissolved materials. अब ये 4 किस्म के हैं, हम इन सब को एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर 1 है वाटरप्रूफ एक्सटर्नल बॉडी कवरिंग। अब जो एक्सटर्नल बॉडी कवरिंग का मतलब होता है स्किन। डिफरेंट एनिमल्स के अंदर जो स्किन होती है, वो स्किन हम केराटिनाइज्ड बोलते हैं। वो तीन उसको लेयर, एपिडर्म, 3 लेयर्स होते हैं। जो कि आउटर लेयर होता है उसको हम बोलते हैं एपिडर्म। एपी का मतलब होता है अपर एंड ड्रम का मतलब होता है लेयर। अब ये आउटर कवरिंग जो होती है वो है वाटर प्रूफ कवरिंग। अब वाटर प्रूफ कवरिंग जो है वो वाटर अंदर जाने से रोकती है और वाटर को बाहर निकालने से भी रोकती है। अब मतलब वाटर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट ग्लैंड, वो पोर से निकलता है, बाकी ऐसे वाटर बॉडी से नहीं निकलता। अगर हम बात करेंगे सम एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स, birds and mammals, they are land living animals, they have waterproof एपिडर्म्स which prevent loss of water। अब इनकी जो स्किन होती है वो वाटर प्रूफ होती है, तो ये हेल्प करती है प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। अब वाटर ज़्यादा बॉडी से ना निकल जाए। नंबर 2 है स्टोरेज एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। अगर मैं बात करूँगा पहले स्टोरेज की, तो स्टोरेज का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जिसके इनके फॉर्म मतलब कि यूरिक एसिड आ गया, यूरिन आ गया, यूरिया आ गया, अमोनिया आ गया, फीसिस मटीरियल्स आ गए, ये सारे के सारे बॉडी के अंदर जो पाए जाते हैं, ये सारा बॉडी से निकल नहीं जाता एक ही जगह पर। तो जो भी निकलते हैं थोड़े निकलते हैं, उनके बाद थोड़ा लिटिल अमाउंट वो बॉडी के अंदर, ब्लैडर के अंदर, रेक्टम के अंदर, क्लोका के अंदर स्टोर होते हैं, ताकि रीएब्जॉर्प्शन भी हो सके और ज़्यादा और भी वाटर रीएब्जॉर्ब हो सके, फिर ये वेस्ट मटेरियल बने हमारे बॉडी में अंदर, तो हम इसको बोलते हैं स्टोरेज। अब उसके बाद है एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट ये खास तौर पर होते हैं बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के अंदर। सम एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स एक्सक्रिएट नाइट्रोजनस वेस्ट। बर्ड्स और रेप्टाइल्स जो होते हैं वो एक्सक्रिएट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। अब ये यूरिक एसिड निकालते हैं फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द क्लोका से वो अपना यूरिक एसिड निकालते हैं। जो यूरिक एसिड क्या होता है, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, ये सॉल्युबल वाटर में नहीं होता, सेमी सॉलिड होता है। पेस्ट और क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्रिस्टल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेमी सॉलिड होते हैं, जो कि स्टोर होते हैं फॉर सम टाइम इन क्लोएका।
sometime in cloaca is the last opening of birds and reptiles where nitrogenous waste material excrete out, हम उसको बोलते हैं क्लोएका। अब क्लोएका के अंदर ये सम टाइम स्टोर होता है, जैसे मैंने पहले समझाया तो स्टोरेज के बारे में जो मैंने पढ़ाया, तो स्टोरेज ये सम टाइम यूरिक एसिड स्टोर होता है इन द क्लोएका के अंदर, ताकि फिर वाटर रीएब्जॉर्प्शन हो सके। अगर ज़्यादा एट ए टाइम निकल जाएगा तो वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, तो इसलिए वाटर ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन रखने के लिए लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड शुड बी स्टोर्ड इन द क्लोएका फॉर द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। नंबर थर्ड है यूज़ ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पानी नहीं पीते। अब वो पानी की नीड कैसे पूरी करते हैं? वो पानी की नीड पूरी करते हैं अपनी फ़ैट से। तो अपनी फ़ैट को कन्वर्ट करते हैं तो सिंपल कंपाउंड्स के अंदर, वो सिंपल कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट करने के बाद वाटर प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द फैट। अब फैट से जो वाटर प्रोड्यूस होगा वो बॉडी यूज़ करेगी वाटर को, क्योंकि आपको पता है कि कुछ ऐसे डिज़र्टेड एनिमल्स होते हैं जैसे कि कैमल है, कैंगरू है, रेट है, ये डिज़र्टेड एनिमल्स हैं। अब ये क्या करते हैं कि ये ज़्यादातर पानी डिज़र्ट एरियाज़ में नहीं होता, तो अपनी फ़ैट को सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके वाटर प्रोड्यूस करके अपनी बॉडी को वाटर दे देते हैं, वाटर यूज़ करते हैं अपने बॉडी में। तो इसका जो एग्जांपल है कैमल जो है अपनी बॉडी में जो फैट होती है कैमल की, वो उस फैट में से कन्वर्ट करके वाटर यूज़ करती है, फिर बॉडी वो यूज़ करती है वाटर। उसके बाद है कैंगरू रेट। अब अगर हम बात करेंगे कैंगरू रेट वो ऐसा एनिमल हैं जो कि बर्थ टू डेथ तक पानी पीता ही नहीं है। बर्थ टू डेथ तक पानी वो नहीं पीता, वो हमेशा अपना पानी की नीड पूरी करता है फ्रॉम द फैट को मेटाबोलाइज करके वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करता, वाटर को प्रोड्यूस करता है, वो वाटर जो है बॉडी के अंदर यूज़ करता है। तो हम उसको बोलते हैं यूज़ ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। अब लास्ट वन जो है वो है स्टोरेज ऑफ हार्मफुल डिज़ोल्व मटीरियल्स। अब स्टोरेज फिर वही आ गया स्टोरेज। अब उसके बाद है हार्मफुल डिज़ोल्व मटीरियल। अब जो एनिमल्स हैं वो एनिमल्स डिज़ोल्व मटीरियल जो हार्मफुल बॉडी के अंदर बन जाता है, उसको डिज़ोल्व मटीरियल को बाहर कैसे निकालते हैं वो हम पढ़ेंगे। एंड मेमल्स एक्सक्रिएट नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। अब मेमल्स जो हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी से निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। अब यूरिया बाहर निकालता है। अब यूरिया भी पूरा का पूरा बॉडी से नहीं निकलता, क्योंकि सम स्टोर इन द किडनी, कुछ जो स्टोर होता है किडनी के अंदर ताकि रीएब्जॉर्प्शन भी हो सके बॉडी से। अब थोड़ा निकल जाएगा ब्लेंडर से, यूरेटर से यूरेथेरा से बाहर वाटर निकल जाएगा। डिज़ोल्व मटीरियल्स जो हार्मफुल मटीरियल जो बॉडी में बनता है वो निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, जो कि सम यूरिया स्टोर इन द किडनी फॉर द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। ताकि थोड़ा स्टोर होता है किडनीज़ के अंदर ताकि किडनी रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कर सके, फिर वही रीएब्जॉर्प्शन वाटर करने के बाद यूरिया बन जाता है, फिर वो नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल में बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। अब हम जो ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स पढ़ रहे थे, अब उसके बाद आ जाता है ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स। अब टेरेस्ट्रियल का मतलब मैंने पढ़ा कि टेरेस्ट्रियल वो एनिमल जो लैंड पे रहते हैं, और एक्वाटिक वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, समंदर के पानी में, फ्रेश वाटर के पानी में और ओशंस के पानी में। अब इसको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स। अब अगर नंबर 1 है फ्रेश वाटर फिशेज़, नंबर 2 है मैरीन फिशेज़। अब उसके ये दो ऐसी फिशेज़ हैं जो कि डिफरेंट वाटर्स में अंदर रहती हैं। अब इसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है हम उसको एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर 1 हम पढ़ते हैं फ्रेश वाटर फिशेज़। अब फ्रेश वाटर फिशेज़ जो कि आम पानी में मिलती हैं, आपको पता है कि जो इसका पानी है, दरिया का पानी है, रिवर्स का पानी है, पॉन्ड का पानी है, नदियों का पानी है, ये इस पानी को हम बोलते हैं फ्रेश वाटर। अब जो फ्रेश वाटर है इसके अंदर साल्ट नहीं होता, वो इस वाटर के अंदर साल्ट नहीं होता, इसके अंदर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ये फ़िशेज़ क्या करती हैं कि ये स्टोर करती हैं, रिटेन करती हैं साल्ट को, तो वो साल्ट को रिटेन करती है एंड एक्सक्रिएट आउट करती है वाटर को, वाटर बाहर निकालते हैं और सॉल्ट को रेस्टोर करते हैं, रिटेन करते हैं, ताकि बॉडी का बैलेंस जो है वो सॉल्यूट्स का जो है सॉल्यूट्स वाला बॉडी टेम्परेचर सॉल्यूट्स कंसंट्रेशन वो भी मेंटेन रहे। अब इसके बाद हम जो फिशेज़
साल्ट मेंटेन करे, साल्ट रिटेन करे एंड वाटर को एक्सक्रिएट करे। इस फिश की बॉडी को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक बॉडी। दीज फिशेज मेंटेन सॉल्ट कंसंट्रेशन इन देयर बॉडी ग्रेटर देन वाटर, दे रिटेन सॉल्ट एंड एक्सक्रिएट वाटर। अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। अब ये क्या करती हैं, फ्रेश वाटर फिशेज दे डू नॉट ड्रिंक वाटर। अब ये वाटर नहीं पीते फिशेज। अगर ये वाटर चला भी जाता है थ्रू द बॉडी सरफेस, थ्रू द गिल्स, गिल्स के से बॉडी सरफेस से वाटर बॉडी के अंदर चला जाता है, मगर ये वाटर ड्रिंक नहीं करती। अगर ये वाटर ड्रिंक करे तो बॉडी के अंदर जो रिटेन साल्ट होता है, साल्ट जो होता है जो फिश रिटेन करती है, वो सारा को सारा साल्ट वाटर की मदद से निकल जाएगा बाहर, तो अल्टीमेटली डेथ काज हो जाती है फिशेज़ की। तो फिशेज़ क्या साल्ट का नेट सॉल्यूट्स का बाहर निकल जाने से डेथ काज हो जाती है, इसीलिए ये फिशेज़ वाटर नहीं पीते, इसीलिए वो फिशेज़ इसीलिए वो वाटर रिटेन करती है, सॉल्ट रिटेन करती है, वाटर को एक्सक्रिएट आउट करती है फ्रॉम द थ्रू द गिल्स एंड स्किन। अब ये जो उसके बाद जो इसके अंदर साल्ट रिटेन है, अब वो जो एक्सक्रिएट करेगी, यूरिन जो एक्सक्रिएट करती है वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन। अब वो जो कंसनट्रेटेड यूरिन होती है हम उसको बोलते हैं डाइल्यूट यूरिन भी बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा कंसनट्रेशन की होती है, डिज़ोल्व मटीरियल्स की होती है, तो वो वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बाहर निकालती है फ्रॉम द बॉडी। अब उसके बाद है मैरीन फिशेज़। अब जो मैरीन फिशेज़ हम उसको बोलते हैं जो कि रिवर्स, जो कि सी में और ओशंस में रहती हैं। अब ये सी और ओशंस में रहती हैं, जैसे आपको पता है कि ये दो किस्म की फ़िशेज़ होती हैं। एक को हम फिशेज़ को बोलते हैं हम बोनी फिशेज़, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टिक थाइज भी बोलते हैं, और दूसरी फिशेज़ होती हैं कार्टिलेजिस फिशेज़ और कॉन्ट्रिक थाइज जिसको हम बोलते हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं बोनी फिशेज़। अगर हम बात करेंगे बोनी फिशेज़ में, जो कि मैरीन फिशेज़ हैं जो कि समंदर के पानी में रहती हैं और ओशंस के पानी में रहती हैं। आपको पता है कि ओशंस का पानी और समंदर का पानी बहुत साल्टी होता है, उसके अंदर साल्ट होता है 0.03% साल्ट होता है, तो उसके अंदर साल्ट ज़्यादा होता है। तो बॉडी ये फिशेज़ क्या करती है, साल्ट को बाहर निकालती हैं और वाटर को रिटेन करती है। तो जैसे हम पढ़े थे फ्रेश वाटर के अंदर वो साल्ट को रिटेन कर रहे थे, वाटर को एक्सक्रिएट आउट कर रहे थे, और ये फिशेज़ क्या करेंगी कि साल्ट को रिटेन करेगी और साल्ट को एक्सक्रिएट करेंगे, वाटर को रिटेन करेंगे। हम उसको बोलते हैं मैरीन फिशेज़। अब ये क्योंकि वाटर के अंदर ज़्यादा साल्ट होता है, साल्टी वाटर होता है, 0.03 साल्ट होता है समंदर के पानी के अंदर, तो इसलिए इसकी बॉडी के अंदर साल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये साल्ट एक्सक्रिएट करती रहती हैं और वाटर की ज़रूरत पड़ती है, और वाटर उस साल्ट के इसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करके बॉडी के अंदर रिटेन करते हैं। अब उसके हम पढ़ेंगे, थोड़ी डेफिनेशन हम देखेंगे इसकी। दे लिव इन साल्टी वाटर, they retain water and excrete salt, hence they are called hypotonic। हम उसको क्या पढ़ रहे थे, हाइपरटोनिक, क्योंकि हाइपरटोनिक उसको बोलते हैं जो कि साल्ट को रिटेन करे एंड वाटर को एक्सक्रिएट करें। अब इसको हम क्या पढ़े हैं, जो साल्ट को उसको हम क्या पढ़ रहे थे, जो वाटर को रिटेन कर रहे थे और साल्ट को एक्सक्रिएट कर रहे थे। अब ये क्या कर रहा है, ये रिटेन कर रहा है वाटर को और एक्सक्रिएट कर रहा है साल्ट को, तो हम इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। अब जो हाइपोटोनिक के फिशेज़ हैं, अब ये दे डू नॉट एब्जॉर्ब सॉल्ट, ये सॉल्ट एब्जॉर्ब नहीं करते, सो सॉल्ट आर एक्सक्रिएटेड आउट अलॉन्ग विद स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। अब जो साल्ट जो बॉडी के अंदर होता है, जो वाटर्स की मदद से अंदर चला आता है, क्योंकि वाटर के अंदर साल्ट होता है, वो सॉल्ट एब्जॉर्ब नहीं करते। अब सॉल्ट एब्जॉर्ब नहीं करेंगी तो वाटर बाहर निकल जाएगा अलॉन्ग विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। अब यूरिन जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है मैरीन फिशेज़ की, वो वहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब उसके बाद है कार्टिलेजियस फिशेज़, जिसको हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रिक थाइज फिशेज़। एग्जांपल है शार्क के एग्जांपल, रेज इसके एग्जांपल्स हैं। अब ये एग्जांपल ऐसे एनिमल्स हैं जो कि रहते हैं समंदर के पानी में। दिस फिशेज हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इन देयर किडनी, सो दे आर स्लाइटली हाइपरटोनिक।
वो क्या थी, हाइपोटोनिक, और ये स्लाइटली हाइपरटोनिक है, क्योंकि इसके अंदर भी हाई कंसनट्रेशन ऑफ यूरिया इन देयर बॉडी होता है। अब इसके अंदर भी साल्ट ज़्यादा होता है बॉडी के अंदर भी, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। दे हैव स्पेशल ग्लैंड्स इन देयर रेक्टम। अब इसके अंदर रेक्टम जो है वेयर सम टाइम फीसिस मटीरियल और यूरिन मटीरियल, जो फीसिस मटीरियल, एक्सक्रिएटिव मटीरियल, नाइट्रोजन मटीरियल स्टोर होते हैं रेक्टम के अंदर। उसके अंदर एक ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि रिमूव हेल्प करते हैं रिमूविंग द सॉल्ट, जो कि बॉडी के अंदर सॉल्ट मौजूद होता है उस सॉल्ट को बाहर निकालने में मदद देता है ऐसे ग्लैंड्स को जो मौजूद होते हैं रेक्टम के अंदर, क्योंकि ये इसके अंदर हाई कंसनट्रेशन ऑफ यूरिया इन देयर बॉडी, दे आर स्लाइटली हाइपरटोनिक। तो इसलिए वो ग्लैंड क्या करता है कि जो बॉडी के अंदर साल्ट होता है वो साल्ट निकालने में मदद देता है, वो ग्लैंड पाए जाते हैं रेक्टम के अंदर। अब अगर उसकी हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ बाय कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एक ऐसा वैक्यूल है जिसको हम ऐसा वैक्यूल है जो कि एक्सक्रिएशन, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प देता है, एक्सक्रिएशन में भी हेल्प देता है इन द एमोएबा एंड पेरामीशियम। अब जो एमोएबा है उसके अंदर जो एक वैक्यूल होता है, स्मॉल वैक्यूल होता है एट द सेंटर। अब सेंटर में वो स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। वो वैक्यूल क्या करता है, उस वैक्यूल के अंदर पूरे बॉडी के अंदर जो एंडोप्लाज्मा है, एंडोप्लाज्म आपको पता है कि इसका दो प्लाज्म के पार्ट है, एक को बोलते हैं हम एंडोप्लाज्म, दूसरे को बोलते हैं हम एक्टोप्लाज्म। अब जो एक्टोप्लाज्म आउटसाइड मौजूद होता है, जो एंडोप्लाज्म होता है वो इनसाइड मौजूद होता है। अब एंडोप्लाज्म के अंदर वाटर भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, यूरिक एसिड भी होते हैं। ये तीनों चीज़ें होती हैं वो कलेक्टेड होती हैं फ्रॉम द एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म से वो कलेक्टेड होके कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में चले जाते हैं, क्योंकि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिक एसिड, दीज आर नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स इन द एमोएबा एंड पेरामीशियम। इन चीज़ों को बाहर निकालने के लिए एक वैक्यूल का काम होता है जिसको हम बोलते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर जैसे ही ये चले जाते हैं तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो प्रेजेंट होता है एट द सेंटर, वो उसकी साइज़ बढ़ती जाती है, एज अ लार्ज साइज़ का हो जाता है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करते करके जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हिट करता है। अब जो उसके अंदर जो आउटर मेम्ब्रेन में हिट करेगा, हिट करने के बाद वो बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। तो ऑल नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स जो होते हैं, जो कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिया है, वो एक्सक्रिएट हो जाते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ एमोएबा एंड पेरामीशियम। अब जैसे ये बर्स्ट हो जाता है तो नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकल जाते हैं एट द नेचुरली तौर पर, और सेम ही कंट्रैक्टाइल वैक्यूल फिर बन जाता है एट द सेंटर। वो बर्स्ट हो जाएगा, अब ये ख़त्म हो गया, एक नेचुरली तौर पर फिर एक सेंटर के ऊपर एक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बन जाता है। फिर सेम प्रोसेस रिपीट होता है। अगर हम बात करेंगे एमोएबा की, थोड़ा एमोएबा के ऊपर पढ़ें, इट्स अ यूनिसेलुलर एनिमल्स, एक्सक्रिएट टेक्स प्लेस थ्रू द बॉडी सरफेस। ये एमोएबा जो है ना बॉडी सरफेस से भी एक्सक्रीशन करती हैं वो वेस्ट मटेरियल, एज वेल एज कंट्रैक्टाइल वैक्यूल से भी वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं। तो इसलिए हम इसको इस वजह से हम इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन बाय कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब अगर इसकी हम डायग्राम की देखेंगे, पिक्चर हम देखेंगे, उसमें आप समझ जाएंगे। नंबर यहाँ जो ये लिखा हुआ है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब इसके कंट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है एट द सेंटर, स्मॉल साइज़ का होता है, जो कि दो किस्म के, एक होता है सेंटर पे ऊपर, सेंटर में, जो कि एंडोप्लाज्म से, जो हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्म, उसमें से वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिक एसिड, इनमें से निकाल के ये सारा के सारा इसमें आ जाते हैं, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर आ जाते हैं। अब कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ये साइज़ में बड़ा होता जाता है। अब ये बड़ा हो जाएगा कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस मेम्ब्रेन में आके हिट करेगा तो ये बाहर निकल जाएंगे, एक्सक्रिएट मटेरियल बाहर निकल जाएंगे। तो जब जैसे ही बाहर निकल जाएगा नेचुरली तौर पर फिर इसके ऊपर फिर यहाँ पर एक छोटा सा कंट्रैक्टाइल वैक्यूल आ जाता है। फिर वो वैक्यूल फिर वो सेम प्रोसेस रिपीट करता है और एक्सक्रिएशन करने में, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल करने में। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, ऑस्मो रेगुलेशन बाय कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इन एमोएबा एंड पेरामीशियम। स्टे होम, स्टे लाइव, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।